ट्रंप की रैली में डाउ जोन्स लगातार 7वें दिन चढ़ा। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी करीब 1.25% ऊपर। उम्मीद से बेहतर रहे गेल के नतीजे, पेटकेम आय और एबिटा में जोरदार उछाल। आज वोल्टास के नतीजों पर रहेगी सबकी नजर। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के चेयरमैन पद से भी मिस्त्री की छुट्टी। 10 में से 7 बोर्ड डायरेक्टर्स मिस्त्री के खिलाफ। हरीश भट्ट बने नए चेयरमैन। साइरस मिस्त्री का रतन टाटा पर पलटवार। मीरा राडिया को सालाना 40 करोड़ के पेमेंट पर उठाए सवाल। कहा रतन टाटा के गलत फैसलों से घाटा बढ़ा। हंगामे के साथ होगी आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। नोटबंदी पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। शिवसेना भी सरकार के खिलाफ। और जनता को राहत का डबल डोज। रिटेल महंगाई 14 महीने के निचले स्तर पर। पेट्रोल डीजल भी घटा। ग्लोबल मार्केट से है राहत के संकेत, लेकिन एफआईएस की जबरदस्त बिकवाली का दबाव। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि राहत होगी तो कितनी और क्या वो होगी टिकाऊ, और ऐसे में कैसे करें ट्रेड आप, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले, और कुछ ही देर में मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलीगा भी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियोज में। वागले साहब, आपका स्वागत है। लेकिन आप देखिए एसजेएक्स निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है। करीब 100 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार खुलेंगे। इस तरह के संकेत इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लगातार तेजी हो रही है यूएस के मार्केट्स में और इवन यूरोप के मार्केट्स में तेजी हुई। कच्चे तेल में जिस तरह से 6% का उछाल ओवरनाइट देखने को मिला, उसका फायदा मिला है दुनिया भर के बाजारों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये सब देखें या फिर डॉलर इंडेक्स देखें जो 100 के लेवल पर है और इसी ने मूड बिगाड़ा है। किसे देखना चाहिए? दोनों को ही देखना चाहिए मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट्स आपकी शुरुआत तो कर देंगे। ओपनिंग तो आपको वहीं से मिलेगी, लेकिन ओपनिंग के बाद क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से लगातार 6-7 दिनों से अमेरिका मजबूत हो रहा है, लेकिन मैं अमेरिका से संकेत नहीं ले रहा हूं, मैं मजबूती के संकेत ले रहा हूं एशिया से। एशियाई बाजार अगर मजबूत है तो वो हमारे काम के, अमेरिका की मजबूती हमारे काम नहीं आ रही। ऐसे में आप मजबूत खुल जाएंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना या नहीं टिकना ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि गैप से खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग कितनी देर तक सहारा देती है और एफआईएस कब और कहां से बेचना शुरू करते हैं। तो ये दो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब तो आपको ओपनिंग के बाद ही मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो ओपनिंग आपको मिल सकती है वो साफ तौर पर मिल सकती है एशिया से, और पिटे हुए हम हैं, और ऐसे में एक गैप से ओपनिंग हो जाए। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि भले आज आप मजबूती के संकेत देखें, लेकिन एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी अब ग्लोबल मार्केट्स में नहीं होगी, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई आज दिखेगी। ये बताइए, अगर किसी को सुबह एक ट्रेड लेना है 9:15 पर, तो गैप अप ओपनिंग होगी, ये बात तो तय 8,200 के आसपास होगी। वहां से तेजी करनी चाहिए मंदी? पता नहीं, एक बार ये देख लें कि खुलता कहां है। क्योंकि देखिए कल भी क्या था, कल काफी गैप से खुलना था लेकिन खुला नहीं, और खुला कम गिरावट के साथ और उसके बाद गिरा। तो अब आज के लिए सबसे अहम लेवल आपके लिए है वो है निफ्टी पर 8,000 का। 8,000 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पर वायदा कारोबार के डेटा में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और 8,000 को सपोर्ट मानकर आप एक बार की वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली कवर कर लें, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी आपको ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, जाने का कल हम इंतजार कर रहे थे, और ये जो पुट कॉल रेशियो है वो जा चुका है। तो उन लेवल के आसपास डेफिनेटली आपको मंदी काट लेनी चाहिए। तो अब पता नहीं, अगर आप फ्लैट खुल जाएं या थोड़ा नीचे खुले या 8,000 के नजदीक, जितना नजदीक खरीदें आप उतना सेफ रहेंगे। बिकवाली के लिए उछाल का इंतजार करें, जल्दबाजी न करें, आपको उछाल मिलेगा। 8,200 के पार निकलकर टिके तो आपको जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो बाजार को 50-75 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है। तो आपके लिए आज दो लेवल बेहद अहमियत वाले हैं, 8,200 ऊपर की तरफ और 8,000 नीचे की तरफ। तो 8,000 8,200 की ट्रेडिंग रेंज को आपको ट्रेड करना है, और इस रेंज को जिस तरफ बाजार तोड़े उस तरफ एक बड़ा मूव और आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में आज मैं शॉर्ट कॉल दे नहीं रहा हूं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि निफ्टी अगर इतना गैप से न खुले तो बहुत ही अच्छा, गैप से खुले तो फिर देखेंगे कि 8,200 के ऊपर टिक पाता है। यानी जो आपके सवाल का जवाब है कि
8,200 के आसपास खुल जाए तो क्या करें। तो 8,200 के ऊपर खुल के आधा घंटे टिके तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी जो 50-75 पॉइंट और निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है। फिलहाल मेरा 8,000 स्टॉप लॉस है, 8,200 और 8,250 आज के टारगेट है। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है अगर रिकवरी आनी है, तेजी आनी है तो वहीं से आएगी और वो ज्यादा मजबूत दिखता है, खासतौर से सरकारी बैंक। 19,200 छोटा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर। 19,500 19,700 के लक्ष्य के लिए तेजी करें। फार्मा, पीएसयू बैंक्स और अगर तेजी बनी तो हाई बीटा मिड कैप्स जिसमें आप एनबीएफसीज को भी रख सकते हैं, कुछ हद तक एफएमसीजी शेयरों को भी रख सकते हैं जो पिटे हैं। तो जो पिटे हैं वही रिकवर करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ऑलराइट, चलिए तो जहां से दबाव देखने को मिला है वहीं से बेटर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए इस महीने मिड कैप इंडेक्स 10% टूट गया है और उसके भीतर जो स्टॉक्स हैं वहां तो क्या जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला है। मार्जिन कॉल्स की वजह से भी प्रेशर बनता हुआ नजर आया है, तो दबाव तो काफी देखने को मिला है। वागले साहब से पूछते हैं कि वो आज मार्केट्स को किस तरह से अप्रोच करेंगे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए उछाल में बिकवाली करेंगे या फिर आपको लगता है कि एक पुल बैक के लिए खेलना चाहिए, कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक 8100 8300 ये रेंज है। ऑलराइट, कल जाते जाते हमको बेचने के संकेत मिले थे और आज ऊपर गैप से खुल रहा है, तो ये जो चॉपीनेस है आई थिंक ये कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक रहने वाला है। और आज मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर में ट्रेंड तो बेसिकली डाउन है, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ले सकते हैं, मेरे 2 बाय है 2 सेल है, तो मैं दोनों साइड खेल सकता हूं। लेकिन ब्रॉड व्यू निफ्टी की बात करें तो ऊपर में बेचने की सलाह होगी। 8280 का स्टॉप लॉस होगा, 8120 का टारगेट होगा, एक 100-120 पॉइंट का सीमित दायरा होगा। बैंक निफ्टी आई थिंक मेरे लेवल्स काफी अनिल जी के साथ मैच हो रहे हैं, 19,150 और 19,650। चलिए तो दोनों तरफ खेलने के मौके हो सकते हैं आज। कौन से वो 2 तेजी वाले कैंडिडेट्स हैं, कौन से वो 2 शॉर्ट साइड के कैंडिडेट्स हैं, वो हम वागले साहब से पूछेंगे। लेकिन एक और डेटा डॉलर इंडेक्स के बाद जो कमजोर दिख रहा है वो है एफआईआईज का डेटा। एफआईआईज ने फिर से देखिए पिछले 4 दिनों में 6,600 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी और कल का आंकड़ा तो बहुत चिंता में डालने वाला है, 2,350 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली। अब तो डीआईएस ने भी खरीदारी करना छोड़ दिया है, तो कई दिनों के बाद अब देखने को मिल रहा है डीआईएस की तरफ से भी बाइंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसे कैसे रीड कर रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं कि जो सपोर्ट आना चाहिए 8,000 के, और ये बड़ा सरप्राइजिंग भी है मन, क्योंकि देखिए अगर 8,700 8,800 के लेवल पर एफआईज बिकवाली कर रहे थे, 8,500 पर बिकवाली कर रहे थे और वहां पर डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से सपोर्ट आ रहा था, अच्छी बात थी कि लग रहा है चलो ये खरीद रहे हैं। लेकिन 8,000 का लेवल आ गया और अब उन्होंने हाथ खींचा, तो उसकी 2 बड़ी वजह हो सकती है। पहली बड़ी वजह तो ये कि उन्हें लगता है कि बाजार और खराब होंगे, कंजम्पशन स्टोरी जो हिंदुस्तान की वो हिट लेने वाली है, अगले 6 महीने कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये व्यू है घरेलू फंड्स का और इस वजह से वो अपनी खरीदारी से हाथ खींच रहे और तो ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात ये हो सकती है अगर ऐसा नहीं है और उनके पास पैसे ही खत्म हो गए तो भी चिंता की बात है। और तीसरा ये जो शॉर्ट टर्म व्यू हो सकता है कि अगर कोई एग्रेसिव सेलर है तो मैं उसे रास्ता क्यों दूं, बेच लेने दो, वो पैनिक होकर जहां तक बेचे बेच ले दो, भाव होगा मैं आराम से नीचे करूंगा, क्योंकि हो ये रहा है आज जो खरीदा कल वो दूसरे दिन सस्ते दाम में मिलता है। तो अगर वो तीसरा व्यू है डोमेस्टिक फंड का तब तो मुझे ज्यादा चिंता की बात नहीं कि वो 2-3 दिन का मामला है। लेकिन पहले 2 व्यू है कि अगर उन्हें कंजम्पशन स्टोरी पर भरोसा नहीं है या उन्हें बहुत ज्यादा नीचे की रिस्क और खुलती हुई दिखती है तो बड़ी चिंता की बात है। तो मुझे एफआईज की बिकवाली तो समझ में आ रही है, इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर वो थोड़े से ठंडे हो गए, लेकिन घरेलू फंड नहीं खरीद रहे, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। बिल्कुल, घरेलू फंड्स की तरफ से देखिए बिकवाली हुई है कल और नवंबर में पहली बार ये बिकवाली हुई है, ये चिंता में डालने वाली बात है। हालांकि आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर 105 करोड़ का ही है, लेकिन चिंता की बात यही कि खरीदारी का फिगर नहीं हो रहा है। ये एक चिंता की बात है। बताइए अगर आपको एक ट्रेड लेना हो, आपने कहा 2 बाय 2 सेल, इनमें से एक ही लेना हो तो वो कौन सा होगा? टॉप कॉल क्या है आज आपका? हेमंत, मैं बैंकिंग में मुझे मतलब पैटर्न्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मैंने दोनों बाय बैंकिंग के हैं तो उसमें से मैं एक चूज करूंगा। कॉर्पोरेशन बैंक का पैटर्न काफी पॉजिटिव बना है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है और मुझे लगता है 1-2 दिन में अच्छे मूव मिल सकती है। तो मैं एक ट्रेड लेना हो कोई भी साइड में तो मैं बाय इन कॉर्पोरेशन बैंक बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 45, टारगेट ऑफ 55। और एक सेल लेना हो दोनों में से? जेट एयरवेज में मुझे मंदी का ये माहौल लगता है
कल ऑलरेडी गिर गया है और भी आज ऊपर में बिकवाली का चांस मिलेगा तो अगले 2-3 दिनों में हमको नीचे के लेवल्स मिलेंगे। इसको मैं 396 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 336। बिल्कुल, कच्चे तेल में भी ओवरनाइट जिस तरह से उछाल देखने को मिला है वो भी जेट एयरवेज जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव ही माना जाएगा। ये तो बात हुई एक बेस्ट बाय और एक बेस्ट सेल की। दो और आइडियाज हैं संदीप के पास और हमारे साथ अब अमरीश बलिगा जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा भरोसा है इस समय। लेकिन अनिल ये बताइए, एफएनओ से डेटा किस तरह के लग रहे हैं? मैं देख रहा था 4,828 करोड़ रुपए की एफआईआई ने एफएनओ में भी बिकवाली करी, भारी बिकवाली है मन। तो ये लगातार दूसरा दिन ऐसा है कि तगड़ी बिकवाली। और बिकवाली एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, न सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बल्कि ऑप्शंस में भी। और ऑप्शंस की जो बिकवाली है वो भी शॉर्ट साइड पर ज्यादा है, कॉल ऑप्शंस बेचे जा रहे हैं। तो मतलब तीनों तरफ आंकड़े बहुत खराब है। 2300 करोड़ के ऑप्शंस एक दिन में बेचना बड़ा है, काफी बड़ा है। 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 1350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और ऐसे ही डेटा कल के भी थे। तो 2 दिनों में कैश मार्केट के मुकाबले में वायदा कारोबार में भी उतनी ही भारी भरकम बिकवाली हुई है। जहां तक दूसरे डेटा का सवाल है, एक डेटा बहुत साफ दिख रहा है और जो सबसे अहमियत वाला है। देखिए, कल 8,200 पर बाजार नहीं रुका, उसकी एक बड़ी वजह थी कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल तो आ गया, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो ओवरसोल्ड जोन में जाना चाहिए था वो नहीं गया, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.83 पर था और 8,200 को आपने तोड़ा। अब आज के लिए एक बहुत बड़ा संकेत क्या है, पुट कॉल रेशियो आ गया है 0.73 पर और ये ओवरसोल्ड हो चुका है। 0.7 के नीचे मैंने पुट कॉल रेशियो को कभी भी एक दिन या 2 दिन से ज्यादा टिकते हुए देखा नहीं, कभी भी। तो ऐसे में 0.7 के नीचे तो पुट कॉल रेशियो बहुत बेरिश हो जाता है। 0.73 पर भी बुरा नहीं। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका शिफ्ट हो गया है 8,000 पर और 8,000 के लेवल की ये अहमियत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन जीते थे और जिस दिन डिमोनेटाइजेशन की खबर आई थी उस दिन 8,005 का कुछ हमने लो बनाया था और वहां से हमने रिकवरी दी 8,600 तक। तो अब ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठ रहा है, 8,000 का लेवल और ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो। यहां पर आपको डेफिनेटली मंदी काट लेनी चाहिए और यहां पर आपको डेफिनेटली तेजी करनी चाहिए एक बाउंस बैक के लिए, जो 100 से 150 200 पॉइंट तक का निफ्टी पर हो सकता है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह कि अगर आज हम कमजोर खुलते और वहां पर होते तब तो बहुत आसानी से ताल ठोक कर खरीद सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम है कि गैप से ओपनिंग मिलेगी तो फिर दिक्कत है। फिर भी मुझे लगता है अगर बड़े गैप से ओपनिंग न मिले तो एक बार ओवरसोल्ड जोन में जो पुट कॉल रेशियो है वो आपको बाउंस दे सकता है। तो जिन लोगों को मंदी करनी है वो जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें, उन्हें मौका मिलेगा ऊपर के लेवल पर। जिन लोगों के कमजोर शॉर्ट्स हैं उनके लिए एक ही राय है और वो है कि 8,200 के लेवल को बहुत बारीकी से देखें। और वो इसलिए कि देखिए ये डिसिसिव लेवल है आज के लिए। कल 8,200 के लेवल पर सबसे ज्यादा 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां पर बना एक ही दिन में। तो जिन लोगों ने कॉल्स बेचे हैं, जो मंदी की पोजीशंस बनी है, अगर निफ्टी 8,200 के ऊपर घंटे भर टिकता है तो ये शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आराम से 50-75 पॉइंट निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है। तो आप 8,200 के लेवल को उस लिहाज से बहुत बारीकी से देखें। 8,000 तोड़ेगा नहीं, कम से कम डेटा में ये साफ तौर पर दिख रहा है। वोलेटिलिटी इंडेक्स भी जिन लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है 23 के आसपास, वो लेवल्स हैं जहां से वो ठंडा होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि बाजार की गिरावट एक बार की रुक सकती है, एक बार की बाउंस दे सकती है, लेकिन ये बाउंस बैक टिकाऊ नहीं होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि जब तक एफआईआईज की तरफ से आपको डेटा बदलते हुए न दिखे, डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बदलते हुए न दिखे, तब तक ऊपर के लेवल पर बिकवाली फिर से आएगी। तो आपको अपना ट्रेड सेटअप उस तरह से बनाना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने हैं, दिन के दौरान वोलेटिलिटी मिलेगी और ओवरनाइट तो जैसा आज दिख रहा है वैसा होने ही वाला है। तो सावधानी से ट्रेड करें। ये वो मार्केट है जहां पर आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन 10 से 25% कर लेनी चाहिए, जितना आप नॉर्मल करते हैं। तो न भी करें या ओवरनाइट पोजीशन ना भी रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के सेशन में एक ही बात ध्यान रखें, नीचे मिले बहुत अच्छी बात है, बहुत गैप से न खुले तो खरीदारी करें और गैप से खुल जाए तो फिर 8,200 के ऊपर टिकने का इंतजार करें। बिल्कुल, चलिए तो ये रहा है बाजार पर। लेकिन ग्लोबल मार्केट तो सुधर गए हैं, नोट बदली का सिलसिला जो चल रहा है वो देखिए दिक्कत में डालने वाला है और अब बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी खुलकर इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, और उस पर अमरीश बलिगा की राय भी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बता देते हैं कि निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मानव जायसवाल की राय आपकी स्क्रीन पर और साफ है राय, कह रहे हैं उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, 8,000 का टारगेट है,
और स्टॉप लॉस रखिए 8,300 पर, काफी बड़ा स्टॉप लॉस बता रहे हैं। आशुतोष सरना खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8,090 के स्टॉप लॉस के साथ और उनका लक्ष्य 8,220 का। और तीसरे एक्सपर्ट की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो भी खरीदारी की तरफ। नीरव वकारिया भी कह रहे हैं कि 8,160 के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए लॉन्ग साइड पर। 8,070 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, लेकिन हमें लगता है 8,200 के आसपास तो खुल ही जाएगा बाजार। 8,100 के स्टॉप लॉस से जय ठक्कर की राय है खरीदारी की, 8,300 उनका लक्ष्य। और पांचवें एक्सपर्ट की राय देखिए बाइंग साइड पर ही आ रही है। समीर चौहान कह रहे हैं 8,350 तक जा सकता है, तो उनको लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली बनेगी। 80 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आपकी स्क्रीन पर। 5 में से एक एक्सपर्ट कह रहे हैं बेचना चाहिए और बाकी 4 भारतीय बाजारों पर बुलिश। और जो अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी पर दिख रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और वो कल की क्लोजिंग के आसपास ही आता है, दिख रहा है 8,075 से 8,100। ये वो रेंज है जहां पर हमारे पांचों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाजार रुकना चाहिए, यानी कि कल के लोज तोड़ेंगे इसकी संभावना है कम। ऊपरी स्तरों पर पहले होगा 8,200 के आसपास का लेवल और उसके बाद 8,300। तो इन दो लेवल्स पर रखें नजर ऊपर की तरफ। ऑलराइट, चलिए तो इन लेवल्स पर रखिए नजर, लेकिन और कहां नजर होनी चाहिए आपकी? कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों में, सुर्खियों में, जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा? आइए देखते हैं आज के टॉप 5। एसीसी और अंबुजा, ये दो स्टॉक कल सुबह सुबह बाजार खुलते हमने आपको बताया था कि बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं और इन बड़े ट्रेड्स में लाफार्ज की सब्सिडी होल्डरिन ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कि प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। न्योमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड्स ने यहां पर बिकवाली की है, लेकिन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ाना बाजार पॉजिटिव मानना चाहिए। अब वो अलग बात है कि कल स्टॉक काफी तेजी से पिटा था। और इंटरेस्टिंग बात एक और बता दूं कि जो कल बड़े सौदे हुए हैं बहुत ही बड़ी मार्केट प्राइस पर होते हुए दिखे, प्रीमियम पर होते हुए दिखे। तो अगर आज बाजार सुधरता है तो सुधरने में सीमेंट सेक्टर, सीमेंट स्टॉक्स आगे रहेंगे। बिल्कुल, और नजर रखिए गेल पर भी, जो नतीजे कल बाजार बंद होने के ठीक बाद आए वो अनुमान के मुताबिक नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो पेटकेम रेवेन्यूज हैं, देखिए 21% का इजाफा देखने को मिला है। पेटकेम का एबिटा देखिए आप करीब 67% बढ़ा है, तो अच्छे नतीजों के दम पर आज यहाँ पर तेजी बन सकती है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, इसने भी दमदार नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। सबसे बढ़िया बात, मार्जिन देखिए 8.5% से 11.5% के आसपास पहुंचे, यानी कि 3% मार्जिन में सुधार। मुनाफा लगभग 48% बढ़ा है, हालांकि आय में थोड़ी कमी आई है 2-2.5% की, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर 35% प्रॉफिट बढ़ा है। तो टाटा ग्लोबल बेवरेज के दमदार नतीजे। पीएनबी हाउसिंग हाल ही की लिस्टिंग, इसके नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। आप देखिए मुनाफा करीब 78% बढ़ गया है। इनकम देखिए ऑपरेशन से जो हुआ है वो करीब 51% हुआ है। तो अच्छे नंबर्स के दम पर आज यहां पर भी तेजी हो सकती है। कुछ सरकारी कंपनियों पर रखिए नजर, आज यहां नतीजे आने वाले हैं। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नतीजे भी आएंगे और साथ ही बोनस देने पर भी विचार किया जाएगा। और IGL शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों में भी आज नतीजों का दिन है। वोल्टास के भी आज ही नतीजे आने वाले हैं। और नजर रखिए एक और स्टॉक पर, ICICI प्रूडेंशियल पर। जी हां, CLSA ने अपनी जो कवरेज है स्टार्ट कर दी है स्टॉक के ऊपर, और कवरेज शुरू करने के साथ साथ लक्ष्य भी काफी ऊपर का दिया है। 360 का लक्ष्य उन्होंने सुझाया है, तो यहां पर भी आज तेजी बन सकती है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप वागले जी और अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पिछले एक हफ्ते से जो बाजार में कंफ्यूजन बना हुआ है वो नोटों की अदला बदली को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। और कल भी हमने देखा था कई सेक्टर्स दबाव में आ गए थे, कंजम्पशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्रेडिट स्विस को भी चिंता है इसी चीज की, और वो कह रहे हैं अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये सब अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। एशियन पेंट्स, आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अमरीश, कैसे देख रहे हैं? कंजम्पशन के दम पर ही FIIs ने भारतीय बाजारों में पैसा लगाया था, और यही थीम है जिस पर बड़े HNIs भी बुलिश थे। क्या हवा निकल रही है इस थीम की? हवा तो निकल रही है अभी, और शायद नेक्स्ट 4 से 6 महीने प्रॉब्लम है इस स्पेस में। बट देन आई वुड लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। जो मैं लास्ट 2 महीने से बताते आ रहा हूँ कि टाइम टू सेल, बुक आउट टू सर्टेन एक्सटेंट, कैश रखिए। आई थिंक दिस इज द टाइम टू डिप्लॉय दैट कैश, क्योंकि ये तो परमानेंट तो रहने वाला नहीं है। द वे आई सी इट इज पॉसिबली आफ्टर 6 or 7 months हम लोग जो इकोनॉमी है आई थिंक विल सी अ डिसेंट अपटिक, क्योंकि जो भी पॉजिटिव्स है डिमोनेटाइजेशन का, जो भी फंड्स गवर्नमेंट के पास आने वाला है, आई डोंट थिंक द होल ब्लैक मनी विल शिफ्ट और बिकम क्लीन।
पर जो पार्शली गवर्नमेंट के पास आने वाला है वाया पॉसिबली टैक्सेस और वाया कन्वर्जन टू व्हाइट, आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ दैट विल बी पुट इनटू डेवलपमेंट प्लान्स। और डेवलपमेंट यदि होने वाला है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। सो आई थिंक पीपल शुड लुक एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ ये बोलना मुश्किल है कि निफ्टी 8,000 पे रुकेगा या 7,800 पे रुकेगा, ये तो बोलना मुश्किल है। बट देन आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम, पॉसिबली द नेक्स्ट 2 to 4 weeks इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन ट्रांचेस। ओके, अगले 2 से 4 हफ्तों में खरीदारी करते रहना चाहिए। और खरीदारी कहाँ करनी चाहिए? खरीदारी तो अक्रॉस करनी चाहिए, एंड आई वुड से दैट ऑल्सो लुक एट द कंजम्पशन थीम्स। एशियन पेंट्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये अच्छे ब्लू चिप्स है, गिर गया, मतलब ऐसा कोई ये कंपनियां बंद हो जाएगी वो तो नहीं है, वो होए नहीं। सो ऐसे ब्रांड्स हैं सब। समथिंग लाइक एशियन पेंट्स 30% डाउन है लाइक इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं ये भी बोलूंगा कि वन शुड स्टार्ट लुकिंग एट सीमेंट, बिकॉज द वे सीमेंट स्टॉक्स हैव क्रैक्ड। I mean, I don't think this is, the situation will be like this for beyond 6 months. जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ करेंगे, अगेन यू विल हैव द स्टोरी बैक। हाँ, एक और चीज इसमें ये भी है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की कोई बात नहीं कर रहा अम्बरीश, देखिए अल्टीमेटली तो सरकार को फायदा होना निश्चित है। Absolutely. पूरी डिमोनेटाइजेशन स्कीम में भले कुछ नोट ना आए, वो आरबीआई की बैलेंस शीट सुधारेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए सरकार के पास ताकत तो आएगी। एब्सोल्युटली। और अगर वहां से ठीक है, चलिए मकान कम बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट जाएगा। यस, ये ऐसे स्टॉक्स जिनको देख के आप कभी ये सोचते थे कि यार ये तो मेरी औकात के बाहर है, मैं खरीद ही नहीं सकता इनको, इतने महंगे हो गए हैं, 1,000 रुपए का एशियन पेंट्स या 4,000 का अल्ट्राटेक, बस ये मतलब लूट लेने का टाइम है। एब्सोल्युटली। पर मैं ये भी बोलूंगा कि आज ही पूरा पैसा मत लगाइए, बिकॉज आई डोंट नो एज टू वेयर द बॉटम इज, बात है, बट बॉटम इज क्लोज बाय। बॉटम इज नॉट 20% लोअर देन हियर, बॉटम मे बी 5% लोअर देन हियर। तो आई थिंक वन शुड कीप इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस। तो अच्छे शेयर, बढ़िया शेयर खरीदिए। वैसे एक बात तो तय है कि ये ट्रेडिंग करके इस समय नुकसान होगा, तो पोर्टफोलियो बनाकर फायदा कमाइए, वो अच्छी रणनीति होगी। और कल भी हम कह रहे थे एशियन पेंट 27% अपने हाई से, रीसेंट हाई से टूट चुका है। बॉश जैसे स्टॉक्स 24%, आइशर जो लोग खरीदना चाहते थे खरीद नहीं पा रहे थे, वो 24% सस्ते भाव पर मिल रहे हैं, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, जब समुद्र शांत हो ना तब आप नाव में जाकर फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा तूफान टाइप वाला और बड़ी लहरों वाला मामला हो तब आपको एक बड़े शिप की जरूरत होती है। तो अभी वो वाला मामला है जहां भयंकर उतार चढ़ाव वाला मामला है, तो जो आप कह रहे हैं वो ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। धीरे धीरे ब्लू चिप शेयरों पर नजर रखें और उन्हें जमा करने की कोशिश करें। ये राय हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए आज बड़ी बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है हमारे पास दिग्गज एफआईएस की तरफ से कुछ शेयरों पर भी, और ओवरऑल सरकार की डीमोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि नोट बंद करने की स्कीम को लेकर भी क्या कह रहे हैं वो और क्या असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा, ये आपके सामने विश्लेषण लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब देख लेते हैं कहां पर आज एफआईएस ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट्स आई। और सबसे पहले गेल, जिसके नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। नीति हमारे साथ है इस वक्त तमाम रिपोर्ट्स लेकर। नीति बताइए, गेल पर क्या आप कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टारगेट प्राइस के अपडेट है, वो भी सीएमपी के नीचे ही है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस अभी भी अंडर परफॉर्म या बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। जैसे सीएलएसए मेंटेन करा है अपना सेल यानी बिकवाली की सलाह। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है 360 से बढ़ा के 405 का इन्होंने किया है, जो भी 7% डाउनसाइड का है। इनको की रिस्क यूएस से जो एलएनजी इंपोर्ट होगा FY18 पे, वो एक बड़ा अनअकाउंटेड रिस्क लग रहा है। और ये ब्रोकरेजेस ज्यादातर ये बात हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक बड़ा अनअकाउंटेड रिस्क होगा जो 2018 से इनका एलएनजी इंपोर्ट होगा यूएस से जो होने वाला है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है। टारगेट प्राइस इनका 310 का है, जो भी 29% का डाउनसाइड दे रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। 380 का इनका भी लक्ष्य है, जो कि 13% का डाउनसाइड दे रहा है। और मॉर्गन स्टैनली भी 328 का लक्ष्य है और अंडरवेट का इनका भी कॉल है। कॉनकॉर के भी कल रिजल्ट आए थे और बेहद खराब नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। जाहिर सी बात है सेल का कॉल
दे रहा है। यूबीएस बिकवाली करके चलिए 1150 का इनका लक्ष्य है। 12% मौजूदा भाव से गिरावट आ सकती है 12 महीने के दौरान। और कौन से स्टॉक्स हैं नीति जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेयरिश? अगर बैंकिंग स्टॉक्स स्पेस में अगर आप कोई शेयर्स ढूंढ रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए आज इनिशिएट कर रहा है अपनी कवरेज आईसीआईसीआई प्रू पर बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहा है। 360 का इनका लक्ष्य है जो कि 21% अपसाइड का है 12 महीने के दौरान। ये 16% सीएजीआर इनको उम्मीद है कि ये ग्रोथ एनालाइज करेंगे। 5 to 6% का मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है। इनका ग्रोथ मॉडल काफी स्ट्रांग है, आगे चल के इनको मुनाफा होगा। 360 के लक्ष्य के लिए आपको आईसीआईसीआई प्रू में निवेश करना चाहिए और एचडीएफसी बैंक में रिटेन करें अपनी बाय यानी निवेश करने की सलाह। और टारगेट प्राइस इनका 1530 का है जो कि 22% तेजी का दिखा रहा है। सीएजीआर ईपीएस इनको 23% बढ़ने का अनुमान है FY 16 और 19 के दौरान। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज दिग्गज ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट्स के दम पर रहेंगे एक्शन में। शुक्रिया नीति। और अब शामिल करते हैं आदित्य अग्रवाल साहब को, वे टू वेल्थ के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट हैं। आज उनको पूछते हैं कि भाई ये निफ्टी क्या ट्रेड होगा। आदित्य, ये पुट कॉल रेशियो क्या ओवरसोल्ड जोन में आ गया है क्या 0.73 पर? और यदि हाँ तो फिर क्या शॉर्ट कवरिंग कर लेनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, क्या करें? मॉर्निंग अनिल जी। वेल डेफिनेटली मींस लास्ट 2 दिन में देखें, लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी एग्रेसिव ने कॉल राइटिंग देखी है जिसके चलते पुट कॉल रेशियो काफी एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहां से हमको लग रहा है कि निफ्टी में एक पुल बैक आ सकता है। बट अगर निफ्टी का बड़ा व्यू देखें तो बड़ा व्यू अभी भी थोड़ा नेगेटिव ही है। यहां से पुल बैक के चलते जरूर हमको 100 से 150 पॉइंट का एक पुल बैक रिलीफ रैली मिल सकती है। निफ्टी 8250 8300 तक आ सकता है। बट वहां उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी शॉर्ट टर्म में नहीं लगती मुझे। आज का एक जो पुल बैक आएगा वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, 8300 तक जा सकता है वहां पे। लेकिन लॉन्ग पोजीशन जिसके पास है वहां पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए और वहां पे वापस एक शॉर्ट पोजीशन लगा चल सकते हैं। नीचे में 8100 8000 तक के टारगेट हमको लगते हैं कि निफ्टी दिखा सकता है। तो करंट भाव लेवल से देखें तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी यहां से नहीं है। 8000 7950 पे डाउनसाइड एक बार कैप हो जाता है, वहां से वापस वहां पे काफी हमने कल के सेशन में पुट राइटिंग आते हुए देखी है। तो यहां से हमको लगता है निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करेगा। 8000 7950 नीचे में रहेगा, 8250 8300 नीचे ऊपर में रहेगा। तो 300 पॉइंट का रेंज रहेगा बट लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव बायसनेस। आज का पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, 8250 8300 के आसपास जाए तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। चलिए 8300 से ज्यादा की तेजी नहीं है और 7950 से ज्यादा मंदी नहीं होगी, यानी करीब करीब ब्रेक्जिट के लोज हैं, वहां से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा बाजार। लेकिन बात करते हैं अब कुछ स्टॉक्स की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ आईपीओ को तो इतना लिस्टिंग के लिहाज से इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। अमरीश, ये बताइए, अब सीएलएसए कह रहा है कि 360 के टारगेट से अपनी कवरेज स्टार्ट कर रहा है, खरीदना चाहिए क्या? खरीदना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है। और इफ यू लुक एट हिस्ट्री, जो भी आईपीओ नीचे खुलता है तो उसको आईपीओ प्राइस से ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि 360 बहुत मुश्किल होगा। सो आई वुडंट रिकमेंड एट दीज लेवल्स। और पीएनबी हाउसिंग इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं और इसकी तो लिस्टिंग भी जोरदार हुई थी। लोगों ने पैसा भी काफी बनाया था। नंबर्स पहली बार आए हैं लिस्टिंग के बाद, 78% मुनाफा बढ़ा है। ये खरीदना चाहिए? ये तो खरीदना चाहिए, पर आई थिंक वन शुड वेट फॉर करेक्शन क्योंकि मार्केट ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा था पॉसिबली नेक्स्ट 3-4 वीक्स वीकनेस आई मीन वी कुड सी, सो यूटिलाइज दैट टू बाय इट एट लोअर लेवल्स। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, ये स्टॉक आज रहेगा एक्शन में 2 वजह से। एक तो मिस्त्री साहब को चेयरमैन पद से हटा दिया और अब बन गए हरीश भट्ट, और दूसरा दमदार नतीजे, 73 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 108 करोड़। मार्जिन में जबरदस्त सुधार हुआ है, 3% का। आय भले थोड़ी सी कम हुई है लेकिन मार्जिन इंप्रूव होकर आया है। इबिटा लगभग 35% बढ़कर आया है। ये बताइए आदित्य, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या कोई मौका है खरीदारी का, या फिर ये एफएमसीजी स्टॉक्स जो इतने पिटे हुए इनसे दूर रहें, क्या करना चाहिए? टाटा ग्लोबल में देखें तो काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है, लेकिन नीचे में 114 115 पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहां से हम एक पुल बैक देख सकते हैं। इस पुल बैक में स्टॉक 132 134 तक का लेवल दिखा सकता है। तो यहां से 10% 10 से 12% अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में करंट लेवल से है। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्लियरली बायस के फेवर में आता है। 114 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बना के चलिए, और ऊपर में 132 134 आता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए।
ऑलराइट, चलिए तो ये रहा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर निकल कर आ रही है। किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे देख रहे हैं बाजारों को, आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। जो हमने पिछले बुधवार को बॉटम किया था करीबन 8,000 के करीब, ये एक वेज पैटर्न का, बेरिश वेज पैटर्न का जो टारगेट है वो करीबन 8050 के करीब आता है, तो वही बॉटम हो चुका है। उसके बाद रीटेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि कल परसों जो मूव हमने देखा था, यानी शुक्रवार को और कल में, वो वापस एक बार ये लो टेस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी बढ़त में देखने को मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि बेसिकली नेगेटिव बायस रहेगा, पर आज जो कि डेरिवेटिव डेटा बहुत ही सस्ता हो गया है, तो इसलिए इसके वजह से एक बाउंस बैक होना लाजमी है। तो एक ऊपर में आपको एक अगर गैप अप से खुलता है तो उधर बेचने की सलाह होगी, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली वीक है। मुझे लगता है कि 8200 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो 8200 के करीब अगर शॉर्ट के पोजीशन लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 8230 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 30 रुपए की रिस्क, और वापस एक बार हम 8110 के टारगेट्स के ओर चलते नजर आएंगे। शायद ये टारगेट्स आज ही आते हुए देखेंगे। ओके, तो ये है राय, बेचना सबको है लेकिन इन लेवल्स पर नहीं, इंतजार करना है, थोड़ा ऊपर में बेचना है। वो थोड़ा ऊपर कितना ऊपर है यही देखने की वाली बात है। तो पहला थोड़ा ऊपर तो होता है 8200, जहां पर खुलने के संकेत है। एसजीएक्स निफ्टी पर है, अब बड़ा सवाल है वहीं बेच दिया जाए या थोड़ी और ऊपर की इंतजार की जाए। इसका जवाब तो थोड़ी देर में मिलेगा, प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत से पर और ओपनिंग सेशन पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद ये बताएंगे कि आज निफ्टी को छोड़कर कौन से स्टॉक्स हैं टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, जहां पर आपके लिए निफ्टी किधर भी जाए लेकिन मौके ट्रेडिंग के बेहतरीन होंगे। तो किरण, आदित्य और वागले साहब तीनों की टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब जानते हैं एक्सपर्ट्स के आज के टॉप पिक्स क्या हैं, क्योंकि देखिए बाजार तो दिखा रहा है कि अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी। एक बाय और एक सेल का कैंडिडेट वागले साहब ने तो दे दिया, दूसरा भी जोड़ी बताइए कहां पर नजर होनी चाहिए। एक्चुअली जोड़ी, हाँ जोड़ी है। ये ठीक है, जोड़ी है। मतलब अभी एक्चुअली टाइम ही ऐसा ही है जोड़ी वाला कि दोनों तरफ एज रहे एक्चुअली। यानी आप एसीसी और इस पे पॉजिटिव थे, लेकिन चार्ट्स में मुझे अभी भी नेगेटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव मैं ऐसे नहीं हूँ, अमरीश से मैं राय भी लूंगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, पहले आप अपना वो दें, फिर तो मुझे मोमेंटम में एक दो दिन में नीचे के लेवल दिखते हैं, तो मैं एसीसी में सेल की सलाह दूंगा। 1364 का स्टॉप लॉस होगा, 1263 का टारगेट होगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा ये मेरा दूसरा बाय कॉल होगा। 169 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 183। अच्छा अमरीश, अब मुझे ये बताइए, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा तो समझ में आता है, वो तो आपका परफेक्ट है, उसमें कोई सवाल ही नहीं हो। तो बैंक बढ़ेंगे तो बैंक ही बढ़ेंगे, और वो भी सरकारी। आपको सीमेंट वीमेंट अच्छे लग रहे थे। अब मुझे ये सिंपल लॉजिक बताइए, अगर एसीसी अंबुजा होलसेल खरीदता है प्रमोटर, वो भी इतनी मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर, मेरे ख्याल से 1530-31 में कुछ 1536 में है ना, और 241 में है ना। तो अब इतने प्रीमियम पे वो ले रहे हैं, तो क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना तो चाहिए। और सी आई मीन दैट इज वन पॉजिटिव, प्रोमोटर बाइंग एट अ प्रीमियम। दूसरा जो पॉजिटिव हम लोग बात करें 6 महीने बाद, अच्छा इनकी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए 60% ऑलरेडी इनके पास स्टेक है, है ना, 51% के ऊपर की, तो ऐसा नहीं कोई कंट्रोलिंग स्टेक वाला मामला हो, ये तो क्लियर कट क्रिपिंग एक्विजिशन वाला मामला है। इसका मतलब तो क्लियर है कि ये बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हमारी कंपनी अच्छा करेगी। तो फिर अब किस चीज का इंतजार करना है एसीसी अंबुजा खरीदने के लिए? शायद टेक्निकल वीकनेस हो सकता है। सो आई मीन यू कुड हैव पीपल वेटिंग फॉर लोअर लेवल्स, पर मैं तो यही बोलूंगा कि आई थिंक वन शुड कीप बाइंग एट एवरी लेवल, बिकॉज आई डोंट नो वेदर वी विल सी दीज लेवल्स आफ्टर 6 months, क्योंकि तब हम लोग देखेंगे कि वी कुड हैव द डिमांड अगेन शूटिंग अप, एंड आई थिंक ऑल द इंस्टीट्यूशंस विल अगेन स्टार्ट बाइंग सीमेंट। और मैं ये भी बोलूंगा कि आई थिंक टुडे इज अ डे व्हेन टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट। मुझे अभी लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स, आई मीन देयर इज नो रीजन टू पिक इट अप। बहुत बढ़ गए, वो तो हो गए नहीं, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प बैंकिंग एटलीस्ट इन द फोर्सेबल 2 to 3 quarters or more। कैश आ रहा है अंदर, पर कैश लेके करेंगे क्या? क्रेडिट ग्रोथ इज एब्सिमल, एंड आफ्टर वो कम होने वाली है, वो तो कम होने वाली है। आई मीन लुकिंग एट द वे द इकोनॉमी विल बी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months, एंड यू कैनॉट फोर्स देम टू लेंड लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ एनपीएस विच आर देयर।
और जो भी स्टाफ है सब लगे डिमोनेटाइजेशन में, प्रोडक्टिविटी बाकी धंधा बंद है। एब्सोल्युटली। सो लुकिंग एट दैट, I don't think the banks will perform at least for the foreseeable 6 to 8 इसको जो आप कह रहे हैं इसको समराइज करने के लिए एक शब्द है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। यस, जरूरत से ज्यादा कोई कैश आ रहा है, ये जरूरत से ज्यादा कोई अच्छी चीज हो जाना भी मतलब मुश्किल वाली बात है। कन्वर्ट संभाले कैसे? कैश भी आ रहा है, ये लोग एफडीज कराने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये कन्वर्ट करने के लिए कुछ समय रखेंगे, उसके बाद नए नोटों में तब्दील करने के लिए फिर वापस निकालने वाले हैं, तो वो वाला कैश आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है कि लोग एफडीज कराने के लिए भागे जा रहे हैं इस समय। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बैंकों का बिजनेस क्या है, डिपॉजिट लेना, उधार देना। तो आप डिपॉजिट तो ले लोगे जो आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था इस क्वार्टर में भी आप देखिए, चाहे वो आप पुराने अरियर्स जो मिले हैं लोगों को, सरकारी लोगों को, उसकी वजह से समझे या किसी भी वजह से समझे, 6 से 8% की डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही सरकारी बैंकों में, जो पिछले माहौल में कम नहीं थी। अब इस माहौल में इतना पैसा और आ रहा है, तो अब ये पैसा संभालेंगे कैसे? इंटरेस्ट भी दे रहे हो उस पर, और इंटरेस्ट देना है। यस। अच्छा, सामने लेने वाला कोई है नहीं। अच्छा, 6 महीने किसी को बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख नहीं रहे कि कोई धंधा बढ़ जाने वाला है, नया इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। सेकेंडली, मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स शायद डिफॉल्ट भी बढ़ सकते हैं, स्पेशली इन द एसएमई सेगमेंट और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज है, उसके चलते तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस और लेकिन लगता ये नहीं अम्बरीश आपको कि लोग जिनको देना था बैंकों का, क्योंकि कल मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, जिनको देना था, जिन्होंने लोन दिए थे छोटे छोटे वाले लोन्स, वो पुराने नोटों में जमा कर रहे हैं, तो एक तरह से एनपीएस की स्थिति थोड़ी सी बेटर होगी, आपको लग रहा है? ये दैट वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव टिल 31 दिसंबर। पर उसके बाद जो भी एसएमईज हैं जो कन्वर्ट करके पे करते थे, उनका शायद डिफॉल्ट होने का चांसेस बड़ा हाई है। एंड एट द सेम धंधा नहीं होगा ना, पैसा आएगा कहां से? एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम भी है। तो चलिए, बहुत ज्यादा पैसा हो जाना जेब में वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये प्रॉब्लम बैंक्स के लिए। हाँ, बस इसमें एक ही अच्छी बात जो हो सकती है कि अगर ग्रोथ में थोड़ी कमी आई, सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है जो होगी, तो फिर ब्याज दरें थोड़ी नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो एक जरूर होता है। तो अगर प्रॉफिट बनेगा बैंक्स को, तो सिर्फ एक ही जगह से, बॉन्ड यील्ड्स कम होने से मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट आएगा, यही होने आए। बाकी इसलिए सरकारी बैंक चल भी रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स के प्ले के चलते। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आदित्य अग्रवाल जी, किरण जाधव जी, इनके भी टॉपिक्स आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप सबका स्वागत है मार्केट काउंटडाउन में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, अम्बरीश बलीगा और साथ किरण जाधव और आदित्य अग्रवाल। आदित्य की मेरे ख्याल से पिक्स लेना बाकी है। आदित्य बताइए, कौन से स्टॉक चुने आपने? पहला कॉल मेरा रहेगा मारुति में। मारुति में थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा कॉल लेके यहाँ से बाय कॉल दूंगा। स्टॉक लास्ट 3-4 दिन में काफी ज्यादा गिर चुका है, 5800 से 4800 तक आ गया, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कविंग मूव स्टॉक में आ सकता है। उस मूव में स्टॉक 5020, 5040 तक के लेवल दिखा सकता है। करंट लेवल से एक बाय पोजीशन आकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4770। दूसरा स्टॉक दूसरी बाय कॉल रहेगी भेल में। भेल में देखा तो स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, 129 130 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी तरह ऊपर में 145 146 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेंज में काफी टाइम से स्टॉक चल रहा है। निचले स्तर पे इसमें कंटिन्यूसली हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं, तो यहां से एक अपमूव भेल में लगता है कि शॉर्ट टर्म में आ सकता है। ओपन में स्टॉक 144 145 तक के लेवल दिखा सकता है। भेल में करंट लेवल पे लॉन्ग बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 129। एक सेल कॉल रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल लास्ट कुछ दिनों में काफी एक बड़ा गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक में काफी एग्रेसिव हमने शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी है। इस स्टॉक के अंदर एक हमको लगता है कि 730 तक के लेवल दिखा सकता है ये स्टॉक। इसे हाल में 785 के आसपास आता है, तो इसमें एक शॉर्ट बनाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 810 और नीचे में टारगेट रहेगा 730 का। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन किरण, आपके ट्रेडिंग कॉल्स बताइए आज के लिए। पहला कॉल रहेगा इंडसइंड बैंक, जहां पे बेचने की सलाह होगी। इसके 3 रीजन है। पहला तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था पिछले 4 महीने का 1150, वो टूटता हुआ हम कल के सत्र में देखे। जिस वॉल्यूम से ये टूटा है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि पिछले 4 महीने का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके दुगने वॉल्यूम्स के साथ टूटे। और तीसरा और अहम रीजन ये है कि जो इम्पोर्टेंट जो टूटा है उसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। और उसके साथ डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 40% बढ़ते हुए नजर आए। तो ये चारों रीजंस नेगेटिव है, और मुझे लगता है कि आज अगर गैप से खुलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी।
सेलिंग करना चाहिए करीबन 1140 से लेके 1150 तक एंड स्टॉप लॉस 1155 का रहेगा और टारगेट के लिए 1100 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है स्टॉक जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है आपके लिए इंडसइंड बैंक में। ये राय किरण की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके लिए लेकर बाजार का भरपूर एक्शन है। SGX निफ्टी दमदार प्रदर्शन करता हुआ सेंचुरी मार्कर 1.25% ऊपर 8,200 के बेहद नजदीक खुलने की तैयारी है और वो लेवल है बेहद अहमियत वाला। एशियाई बाजारों पर डाल लीजिए नजर फटाफट। 1.25% मजबूत है निक्केई, 0.5% मजबूत कॉस्पी और हांगकांग में भी 1.25% के आसपास की तेजी 0.5% की मजबूती के साथ। तो हरे निशान में एशियाई बाजारों में कारोबार और 6-7 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार है मजबूत। रुपए की ओपनिंग पर रखिएगा नजर, बड़े एक्शन वाला दिन वहां पर भी होगा। आज करेंसी मार्केट किस तरह का खुलता है, क्योंकि कल हमने 67.74 पर बड़े नुकसान 50 पैसे के नुकसान के साथ क्लोजिंग होते हुए देखिए, तो थोड़े से डराने वाले लेवल हैं। क्या राहत मिलेगी पहले करेंसी मार्केट से और बाद में इक्विटी मार्केट से, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन, प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9-15 के बाद वो सब कुछ एक्शन और ट्रेडिंग के मौके जो आप चाहते हैं मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। पहला सौदा।